शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक महिला के साथ संभोग कर रहा है। महिला अपने दोनों हाथ से उस आदमी को जकड़ लेती है, मानो जैसे आलिंगन दे रही हो। लेकिन तभी वो महिला एक पिशाचानी में तब्दील हो जाती है और जोरों से हंसती हुई कहती है, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। लेकिन वह आदमी हंसता हुआ कहता नहीं, तू मेरे जाल में फंस गई है, और अपने हाथों में से एक बारूदी गोला दाग देता है जो पिशाचनी के सर में जा लगता और वो वहीं पर तड़पने लगती हैं। फिर वो आदमी उसे उसी हालत में तड़पता हुआ छोड़ के एक किलेबंद शहर की ओर रुख करता है। शहर में प्रवेश करते हुए एक घोड़ा गाड़ी दिखती है जिसमें कुछ बचा को बंद किया गया था। शहर में सेना की आवाजाही चारों तरफ थी। एक मदिरालय में कुछ लोग एक एल्फ को चाकू फेंक के निशाना साध रहे थे, लेकिन चूंकि वो एल्फ शांत नहीं बैठी थी तो वो हर बार चूक रहे थे। इस पे एक मोटा आदमी उठा और बोला, तुम शांत बैठो, नहीं मैं तुम पे निशाना कैसे लगाऊंगा। बाकी व्यक्ति दुख भरी आंखों से इस तामसे को देख रहे थे। सभी का यही मानना था कि कोका किले के आदमियों को महापालिका अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर सकता। तभी भी आदमी जिसने पिशाचन को मरने के लिए छोड़ दिया था, मदिरालय में आया और सीधे मदिरालय के मालिक के पास जाके उसे सोने के कुछ सिक्के दिए और बोला, मैं तुम्हारी दुकान को थोड़ अस्त व्यस्त करूंगा, और अपनी ऑटोमेटिक क्रॉसबो को लोड किया। यहाँ हम एल्फ और उस मोटे आदमी की बहस देख सकते हैं। एल्फ बोली, मैं तुम्हारी नसों को काट दूंगी। मोटा आदमी बोला, मैं तुम्हारे गले में अपना चाकू उतार दूंगा। तभी एक तीर उस मोटे आदमी के गले में छेद करता हुआ उसे गले में ही अटक जाता है और उसकी जीभ बाहर आ जाती है। उसके साथी ये देख चौंक जाते हैं, ये किसने किया, और क्रॉसबो वाले आदमी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तीरों की वर्षा में एक तीर एक के आंख में धंस जाता और तीर दूसरे आदमी के गले में। तुम कोका किले के गुंडे होना, अपने राजा से कहो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ गया है। एल्फ चिल्लाती है, तुम्हारे पीछे। और अगले ही क्षण ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ने एक भरी भरकम मोटी और लंबी सीधी तलवार निकाली जो उस पे छुप के हमला करने आया था, और उस व्यक्ति के पेट के पास से दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा भी रह जाता है और दूसरा हिस्सा उन व्यक्तियों के पास जो ये सब देख के कानाफूसी कर रहे थे। मदिरलाया में मौजूद सब भौचक के रह जाते हैं, और वह तलवार, उसे तलवार कहना भी गलत होगा, वो एक लोहे के स्लैब से बढ़कर और कुछ नहीं लग रहा था। उसमें तो धार तक नहीं थी। जब वो जाने लगता है तब एल्फ चिल्लाती है, रुको। एल्फ को अनसुना करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। एल्फ उससे कहती है, अगर तुम किसी को बचाते हो तो उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। आगे एल्फ बोलती हैं, मेरा नाम पक है और मैं करतब दिखाने वालों के कारवां में शामिल थी, तब तक जब तक इन्होंने सभी को मार नहीं और मुझे बंदी नहीं बना लिया। और हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे नहीं घूम रही होती, क्योंकि सैनिक आते ही होंगे। अगले पल कई सारे सैनिक आ जाते हैं और उस आदमी को चारों तरफ से घेर लेते हो, फिर वो खुद से उनका बंदी बन जाता है। अगले दिन हम उस आदमी को जंजीरों से लटका पाते हैं। शरीर पर कोरों के निशान, खून शरीर से रिश्ता हुआ पैरों की तरफ से नीचे बह रहा होता है। जो आदमी उसको मार रहा होता है वो काफी चिड़चिड़ाते हुए कहता है, तुम बहुत जिद्दी को एक आवाज तक नहीं निकाल रहे हो। कैदखाने में महापालिका अध्यक्ष आता है और उसके हथियारों को देखता है। इंसान से भी बड़ा तलवार, अनगिनत तीर, भाला, बारूद वाले गोले, और पूछता है, क्या यह हथियार सिर्फ इसी का है? हाँ कहते हुए, इतने हथियारों से ये खुद की जंग खुद ही लड़ सकता है। फिर वो बड़ा चिंतित होके उसे देखता है और कहता है और पूछता है, क्या तुम मर्सनरी हो? तुमने जो काम किया है उससे ये पूरा शहर तबाह हो सकता है। वो राजा इंसानों के परे हैं, उसे कोई नहीं हरा सकता, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ आदमी बोलता है, वो बच्चे तुम उनको उसी राक्षस को खाने के लिए भेज रहे हो ना?
महापालिकाध्यक्ष कहता है, मेरे इस शहर को बचाने की जिम्मेवारी है और इसे और मारो, लेकिन इतना नहीं कि ये मर जाए, हम इसे राजा को सौंप देंगे, कहता हुआ चला जाता है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। हाँ, वो खुद से भी बड़े तलवार को हाथों में लेके घूमता है और उसने डीन को दो भागों में काट दिया। उसका दूसरा हाथ नकली है और लोहे का बना हुआ है। यह वही व्यक्ति है जिसे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ने मदिरालय में छोड़ दिया था। मेरे राजा, एक सैनिक दरवाजा खोलते हुए बोलता है। महापालिकाध्यक्ष आए हैं और आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। उसे आने दो, राजा बोलता है। महापालिकाध्यक्ष कहता है, राजा जी, हाल ही जो हुआ है, मैं उसके लिए माफी मांगता है। यह काम एक सरफिरे का है, इसे शहर के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। राजा ये सब सुन रहा था और खा रहा था। उसके चम्मच में इंसान का एक कान था जिसे उसने महापालिकाध्यक्ष के हाथों में भागा दिया। महापालिकाध्यक्ष बहुत डर गया था और बोला, राजा, मैं अब तुम्हें पिछले से दोगुने गुलाम दूंगा और सोना भी, हमें छोड़ दीजिए। राजा बोला, मुझे ना गुलामों में दिलचस्पी है, ना सोने में, मुझे तो बस घोड़े के पैर के नीचे टूटती हुई हड्डियों के आवाज में मजा आता है। मुझे अपने दिल की करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। और दो सैनिक आकर महापालिकाध्यक्ष को बंदी बनाकर ले जाते हैं। राजा एक काले विशालकाय कवच के पास जाता है और मुस्कुराता हुए कहता है, आखिर तुम आ ही गए ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। कैदखाने में हम देखते हैं ब्लैक स्वॉर्ड्समैन अकेला जख्मी पड़ा है और अपने आप को पानी की तरफ रेंग रहा है। तभी एक अभद्र देखने में इंसानी बच्चा, लेकिन उसके ना ही हाथ थे ना ही पैर, त्वचा मोटी थी और उसमें से कुछ रिस रहा था और वो उसके पास बढ़ रहा था बहुत धीरे धीरे और अपनी एक आंख से उसे देखता रहता है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कहता है, तुम फिर आ गए। तभी पक वहां आ जाती हैं और कहती है, मैंने उस सैनिक को सुला दिया है। हम एल्फ किसी का एहसान नहीं भूलते हैं। हम में कई तरह की खूबियां होती हैं। सुलाना, भावनाओं को भापना, ऐसा मेरे कारवां का मालिक कहता था, लेकिन बाद एम उसकी गर्दन काट दी गई और उस पे एक जादुई पाउडर गैर देती हैं जिससे वो पूरा ठीक हो जाता है। पक के पूछने पे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन उसे अपना नाम गटस बताता है। तभी पक गटस के गर्दन पर एक निशान देखती है और पूछती है, ये क्या है, किसने किया, इसे क्या होता है। पूछने पे गटस कहता है, ये ब्रांड है। और ये क्या है, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। कुछ ही देर में वो मुझे मारने यहाँ आएगा और क्या पता पूरे राज्य को जला ही दे। पक ये सुन के नाराज थी, क्योंकि गटस को फर्क नहीं पड़ता कौन मरे या कोई जिए, उसे बस राजा को मरना था। जो भी इस लड़ाई में आके मर गया वो एक कीड़े के समान। अगर कोई अपनी जिंदगी अपने मुताबिक ना जी सके तो इसे अच्छा खुद ही मर जाए। पक गटस के भावनाओं को महसूस कर पा रही थी, वो जैसे गुस्से, दुख, दर्द सभी का मिश्रण हो या उसे भी कुछ गहरा। पक पूछती हैं, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे क्यों बचाया। ये सुन के गटस जोर जोर से हंसने लगता है, मैं तुम जैसी छोटी कीड़े को भला क्यों बचाऊंगा। तभी कैदखाने की खिड़की के बाहर हम पूरे शहर को जलता हुआ देखते हैं। एक सेना टुकड़ी अपने घोड़ों पर सवार सबको मार रही थी, उनको जिंदा जला रही थी, अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी। पक जब राजा को देखती है तब सोचती हैं, यह कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और। गटस ये सब देखता है और अपने ब्रांड में से आ रहे खून को चाटा हुआ कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ते हुए सैनिकों की रूहें कांप जाती हैं। वो देखते हैं एक आदमी लाशों से घिरा हुआ खड़ा है, उसने इन सभी सैनिकों को अकेले ही मार दिया। और अगले क्षण तीरों की वर्षा उन सैनिकों पे होती हैं। वो सारे तीर उनके कवच में मौजूद छेद जो देखने के लिए बनाया गया था उसमें जाके धंस जाते हैं। जो बाकी सैनिक उसके तरफ बढ़ रहे थे उनको गटस अपने विशालकाय तलवार से घोड़ों समेत काट देता है।
और राजा के सामने जा खड़ा होता है और फिर से तीरों से राजा के कवच में मौजूद छेद में उन्हें दाग देता है। लेकिन राजा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो उसकी तरफ बढ़ता जाता है। ये देख गटस राक्षस की तरफ एक बारूदी गोला दागता है। तब वो राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। वो इंसानी शरीर की तरह खड़ा था, 2 हाथ 2 पैर, सांप का शरीर और सर, साथ ही में पूंछ। फिर एक जोरदार पूंछ की टक्कर गटस को लगती है और उसके मुंह से खून आ जाता है। बचे हुए सैनिक ये सब देख वहां से भाग जाते हैं। एक और पूंछ का वार, फिर से एक और गटस अब तक अधमरा हो चुका होता है। राक्षस उसे एक हाथों से उठाते हुए कहता है, कमजोर इंसान कितने कमजोर होते हैं, तुम सिर्फ एक भोजन हो और भोजन को भोजन की तरह रहना चाहिए। तभी अचानक से गटस अपनी आंखें खोलता है और अपनी राक्षस से नजदीकी होने का फायदा उठाते हुए बिल्कुल पास से उस पर बारूदी गोला दाग देता। इससे राक्षस दूर उछल जाता है और जब तक वो जमीन पर आता गटस अपनी तलवार को घुमाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। राक्षस के पास जाके देखने पर पता चलता है वो अभी भी जिंदा है। गटस को देखकर वो दया की भीख मांगता है, लेकिन गटस उसमें कुछ तीर धंसा के उसे मरने के लिए छोड़ देता है और उससे गॉड हैंड के बारे में पूछता है। ये बरसर्क का पहला अध्याय है।